करना, रिज्वाइन कर लेना क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद कर रहे थे। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे आप सभी लोग पोल में आंसर कर रहे हो। जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर करिए, तो आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। पहले सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी पर। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। फिर सेकंड वाले पेज पर इस एक्टिविटी पर क्लिक करोगे, लास्ट ऑप्शन पर। तीसरा पेज खुलेगा। तीसरे पेज में वन पोल एक्टिव का एक सेक्शन आएगा ऊपर में, यहाँ पर क्लिक करोगे। फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मान लो अगर आपका आंसर ए है, तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करोगे। और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे। ये ब्लू कलर का हो जाता है, तो इस पे वोटेड जब लिखा आता है, तब आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, उसके बाद आप बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आओगे जहां आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना, सभी को आंसर करना है। ठीक है, कोई भी बैठे नहीं रहेगा जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, चलिए। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, गुणनखंड करना सीखा था, किसी भी बहुपद का या किसी बीजीय व्यंजक का फैक्टराइजेशन सीखा था। अब उसका जो मेथड था हमने सीखा था कि सार गुणनखंडों की विधि, मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब सार गुणनखंड क्या होता है? दिए गए बहुपद में जितने भी पद हैं, उन सभी पदों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, अगर 5x प्लस लिख दो यहाँ पर 10y, 5x प्लस 10y, तो यहाँ पर मुझे बताइए यहाँ पर कितने टर्म है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 टर्म है, एक 5x एक 10y, प्लस के द्वारा दोनों अलग किए गए हैं। तो आप क्या करो, इसके सारे टर्म को गुणनखंड करके लिख दो। तो 5x को आप लिखोगे सर 5 गुना x, क्योंकि 5 तो नहीं टूटेगा, 5 एक प्राइम नंबर है। फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 10y को क्या लिखोगे? 10y को लिखोगे सर 5 गुना 2 गुना y। देखो ये छोटा नंबर है ना, तो सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हो। अगर बड़ा नंबर कोई आ जाएगा, तो इस तरीके वाला जो नियम आपको बताया था, 5 से काटा 5 दूनी 10, फिर 2 से काटा 1, जब तक 1 नहीं आ जाएगा आप काटते रहोगे। प्राइम नंबर सारे लिखने हैं आपको, सारे अभाज्य संख्या लिखने हैं। तो आप बोलोगे सर 5 गुना 2 मिला 10, और y तो था ही, तो y लिख दिया। अब इन दोनों में सार गुणनखंड क्या होता है? कॉमन फैक्टर। 5x का 2 फैक्टर है 5 और x, 10y का 3 फैक्टर है 5 2y। तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब 5 दोनों का गुणनखंड है। तो इसको कहते हैं सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड को कॉमन ले लेते हैं। अब पहले टर्म में से आपने अगर 5x को कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर x बच जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर 5 को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा ये 2y। तो आप लिख दोगे 2 और y कहने का मतलब 2y को गुना कर देना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 गुना x प्लस 2y। ये लिखते नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर हमने ये देखा कि सर हमने क्या किया, 2 टर्म देखो एडिशन के रूप में लिखे गए थे। 5x को जोड़ा गया था 10y के साथ, बीच में प्लस का साइन था। अभी मैंने क्या किया, 5 गुना x प्लस 2y, दो क्वांटिटी को गुना के रूप में लिख दिया। तो हमने क्या किया, ये भी एक गुणनखंड है, यह भी एक गुणनखंड है, दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आया? तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था। इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ट्राई करिएगा सभी लोग करने की आंसर। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना सभी को। ठीक है, चलिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7mn-21n। ऐसा क्वेश्चन याद करिए, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पोल को अभी, चैट को अभी बंद किया जा रहा है, और पोल थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7mn-21n। अगर आपने लास्ट क्लास किया है तो काफी जल्दी कर लोगे। तो यहाँ पर 2 टर्म है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। 7mn-21n। बस ध्यान देना कि ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो एक ही टाइप के ऑप्शन है, तो हड़बड़ी मत करना। तो पहले आप पहला वाला टर्म को गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, फिर दूसरे वाले टर्म को गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। और उसके बाद आप जो भी सार्व गुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है। ठीक है, कॉपी पर सॉल्व करके आंसर करना। ठीक है, गेस मत करना। हेलो सर। मान बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। 7mn-21n है, कॉपी पर सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है उसको आंसर कीजिए। बस हड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए। ठीक है, और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा पहले कोशिश करो ज्वाइन करने का, है ना।
क्लास आपकी 8:30 से शुरू होती है, तो 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लो, है ना, ताकि सारी चीज़ जो रिवीजन करवाई जाती है वो सारी चीज़ आपका कवर हो, रिकॉल क्वेश्चन आपका ना छूटे। 7 Mn - 21 है, तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। ऐसे काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अब सही है गलत अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, लेकिन काफी सारे बच्चों का आंसर आया है। कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो ट्राई करो इस 20 सेकंड में आपका भी आंसर है, ठीक है, बैठ के मत रहिए। 15 सेकंड लास्ट, लास्ट 15 सेकंड है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी जाकर आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, 5, 4, 3, 2, 1। देखो अभी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो जितना आप आंसर करोगे उतना बेटर आपका रिपोर्ट बन जनरेट होगा, है ना। तो आंसर जरूर किया करें, अगर गलती भी होगा तो उससे मुझे पता चल पाएगा ना कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आंसर जरूर किया करें, ट्राई करो सही करने का। अगर गलती होगा तो फिर उसको और समझाना। देखो यहाँ पर दो टर्म है, 7 Mn - 21 है, तो पहले टर्म को आप लिख सकते हो सर 7 M और N को गुना किया गया है, तो यहाँ पर लिखोगे 7 × M × N, बस यहाँ पर गुना का साइन लगा दिया, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर था, भाज्य संख्या था, वो नहीं टूटेगा। माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। 21 को क्या लिखोगे, 21 तो कोई छोटा सा नंबर है, 21 को हम समझ सकते हैं सर, 21 क्या है, 7 × 3, 7 × 21 होता है ना, तो आप यहाँ पर सीधे लिख दो 7 × 3, ठीक है, 7 × 3 इंटू में n। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पर दो टर्म है, पहला टर्म है ये वाला पूरा, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर दूसरा टर्म है ये वाला पूरा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? 7 तो दिख रहा है, 7 दोनों जगह पर है, 7 इसका भी गुणनखंड है, यहाँ पर भी 7 गुणनखंड दिखा। एन भी दिख रहा है सर, एन भी यहाँ पर है, एन भी यहाँ पर भी है, तो 7 और एन। अब 7 और एन कहने का मतलब 7 और एन को गुना कर देंगे, 7 एन, है ना, तो हम कहेंगे सर 7 एन को गुणनखंड कॉमन लेंगे, इसको कहेंगे सार गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तो 7 को बाहर निकाल लिया, जब 7 n को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, तो इस वाले पहले टर्म में से आपने अगर 7 n को बाहर निकाला तो ये वाला m बच जाएगा अंदर में, तो यहाँ पे लिख दोगे m। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया। दूसरे वाले टर्म को देखिए, दूसरे टर्म में अगर आपने 7 और n को बाहर निकाल दिया, मतलब 7 n को बाहर निकाल दिया, तो ये वाला 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 3। तो ये वाला ऑप्शन को देखिए कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिया हमने गुणनखंड के रूप में 7 n गुना m - 3, है ना। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से लिखते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा 7 n इंटू m - 3। तो ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है। क्लियर, ये समझ में आया सभी को? जो बच्चे ऑप्शन ए किए थे, बस देखो यहाँ पर आपने गलती कर दी, बीच में प्लस का साइन नहीं होगा, बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही माइनस का साइन दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब देखो कुछ कंसेप्ट और थे, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए आपको होमवर्क में नहीं दिया गया था। तो कुछ कंसेप्ट और सीखिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 15 और मैं बोलूं 15 को गुणनखंड करिए, तो आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको गुणनखंड कर लोगे। 15 को कैसे हम करेंगे बताइए, 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 3 × 5, वेरी गुड। आप बोलोगे सर छोटा ही सा नंबर है, 5 × 3 = 15, मुझे याद है, 5 × 3 कर दिया। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो ये वाला मेथड याद करिएगा, 5 को 5 से भाग लगाएंगे, 5 × 3 = 15, फिर 3 से करेंगे 3 × 3, इस तरीके से करते थे अगर बड़ा नंबर रहेगा तो। ऐसे तो 5 × 3 = 15 लिख दिया। अब मुझे बताइए 15 का आपने अगर गुणनखंड किया, 5 और 3 आया, अगर मैं बोलूँ 5 और 3 को गुना करिए, अगर इन गुणनखंडों को मैं सारे गुणनखंडों को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? सारे गुणनखंडों को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? फिर से 15 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर वापस से यही वाला नंबर 15 मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 15 मिल गया, ठीक है। फिर से एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक नंबर है 30, 30 का अगर मैं गुणनखंड लिखना चाहूँ, तो 30 को कैसे लिखिएगा? 30 को आप लिख लो यहाँ पर, आप 2 से काटिए, तो 2 से काटोगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर आप 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काटिएगा तो ये 1 बार में। मतलब हम कह सकते हैं 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, गुना 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं सारे गुणनखंडों को गुना कर दूं, अगर मैं इन सारे गुणनखंडों को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? इनको गुना कर दे तो गुना करके चेक कर लो,
5 2 10, 10 3 30, मतलब 3 दूना 6, 6 25 30, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर फिर से 30 मिल गया। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी संख्या को हम गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड कर लिया, फिर गुणनखंड को अगर मैं फिर से गुना करूं तो वही वाला संख्या रिपीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ संख्याएं में नहीं होता, हम किसी बहुपद में भी ऐसा ही कर सकते हैं। किसी बहुपद को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुपद है, समझिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। कोई बहुपद है, इसको मैंने गुणनखंड के रूप में कुछ इस तरीके से लिखा, अगर मैं इसको फिर से गुना करूंगा तो यही वाला बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उदाहरण से सीख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक छोटा सा बहुपद ले रहा हूँ, सिंपल सा ही लेता हूँ, मैंने लिख दिया, जैसे क्वेश्चन ही हमारा था पिछला वाला 7mn-21n, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर ये है 7mn-21n, अगर मैं बोलूँ इस बहुपद का गुणनखंड करिए, तो अभी आपने इसको गुणनखंड किया और आपने बोला सर आंसर क्या है हमारा, 7n को मैंने बाहर निकाला और आंसर आया था m-3। याद करो यही आया था ना, 7n को बाहर निकाला था m-3। तो ये हमारा बहुपद था, समझिएगा कंसेप्ट को, इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा बहुपद था और ये क्या है हमारा, ये उसके गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड है। अब मैं कह रहा हूँ इस गुणनखंड को आप, अगर हमारे पास बहुपद नहीं दिया रहे, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ इस बहुपद को मैं मिटा दे, बहुपद नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुपद का हमारे पास एक गुणनखंड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद बताइए, तो आप क्या करोगे। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी बहुपद का सारा गुणनखंड दे दिया या गुणनखंड के रूप में आपको लिख कर दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है बहुपद बताइए, तो आप बहुपद निकालने के लिए क्या करोगे। देखो नंबर में आपने क्या किया, अगर हमारे पास सारे गुणनखंड है तो नंबर बताने के लिए उसको हमने गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसको भी आप गुना कर दीजिए, गुणनखंडों को, सारे गुणनखंडों को आप गुना कर दोगे, हमारा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करना कितना कठिन है, काफी इजी है ना। आप बोलोगे सर एक पदी का द्विपदी से गुणन है, तो 7n को पहले गुना करेंगे m के साथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 7n × m, माइनस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था। आप बोलोगे सर 7 को गुना करेंगे 3 के साथ, देखो आ जाएगा आपका 7mn-21n, वापस से वो बहुपद मिल गया। ये समझ में आया। तो अगर गुणनखंड दिया रहेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सारे गुणनखंडों को गुना करने पर हमारा बहुपद मिल जाएगा या फिर बीजीय व्यंजक मिल जाएगा, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारे पास एक बहुपद का गुणनखंड के रूप में लिखा गया है 5a और यहाँ लिख दिया a-3b, तो मुझे बताओगे बहुपद क्या रहा होगा। किसी बीजीय व्यंजक या किसी बहुपद का गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखा गया है, तो बहुपद क्या होगा। तो अगर गुणनखंड दिया गया है आपको, ये क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर्स है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 5a को अंदर के हर एक टर्म से गुना कर देंगे। तो पहले मेरे को बाहर में जो 5a दिख रहा है, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। 5a को पहले मैं a से गुना करूंगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5a × a। फिर आप बोलोगे सर 5a को 3b से गुना करेंगे, माइनस का साइन था यहाँ पर, माइनस का साइन लगाएंगे, तो 5a × 3b। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5a² - 5 3 जा 15b। ठीक है, क्लियर हुआ। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये हमारा दे देगा गुणनखंड के रूप में और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बोले जाएंगे कि ये मुझे बताइए। अच्छा 15ab, सॉरी ए बी आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आना चाहिए 5×3 = 15 और ए बी। ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ, ए और बी को गुना करेंगे तो ए बी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे, कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गुणनखंड के रूप में कोई बहुपद लिख के दिया जाए और बोला जाएगा कि ये जो गुणनखंड है कौन से बहुपद का गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी करके, तो आपको क्या करना होगा, बहुपद डिसाइड करने के लिए इनको गुना करना होगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं 2x और यहां लिख दो 7x + 8y - 9, और यहां मुझे बताइए इसका क्या होगा बहुपद। अगर मैं ये गुणनखंड के रूप में लिख दूं या मैं बोलूं कि ये जो गुणनखंड है कौन से बहुपद का गुणनखंड है, 4 ऑप्शन अगर दे दूं तो बहुपद कैसे निकालिएगा या फिर बीजीय व्यंजक कैसे निकालिएगा। तो आपको पता है सर बाहर में जो 2x लिखा गया है बस इसको गुना ही तो करना है। अगर ये गुणनखंड है, ये दिया गया है गुणनखंड, फैक्टर्स, तो इसको गुना कर दीजिए। गुणनखंडों को गुना करेंगे तो हमारा संख्या मिल जाता है नंबर के फॉर्म में, गुणनखंडों को गुना कर देंगे तो बहुपद मिल जाएगा, है ना, अलजेब्रा में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे,
2x को गुना करेंगे पहले 7x से, इसको गुना करेंगे इससे, फिर दोनों पॉजिटिव है, प्लस 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 लिखेंगे, 2x को गुना करेंगे 8y के साथ, इसको इससे गुना किया, अब 2x को गुना करेंगे -9 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 9। फाइनल आंसर क्या आएगा? 7 को 2 से गुना करेंगे 14 मिलेगा, x को x से गुना करेंगे तो x का पावर 2 मिल जाएगा, है ना। ये कैसे हुआ? x इंटू एक्स कितना होगा? x का पावर 2 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, फिर प्लस का साइन लिया, 8 गुना 2 16 होगा, और x को y से गुना करेंगे तो xy मिल जाएगा, फिर माइनस का साइन था, माइनस लगाया, 9 गुना 2 18 हुआ, और 18x आ जाएगा। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया? सेकंड टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? कभी अगर गुणनखंड के रूप में लिया जाए, दे दिया जाए, तो हम बहुपद भी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड लिखा गया हो या गुणनखंडों के रूप में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मुझे बताइए बीजीय व्यंजक कौन सा रहा होगा? इन चारों ऑप्शन में कौन सा है? देखो यहाँ पर बस सावधानी आपको ये रखना है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कौन सा आपका सही वाला आंसर है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी सी अंतर है सभी ऑप्शन में, तो बस हड़बड़ी नहीं करना है। तो हमारा गुणनखंड के रूप में जो बहुपद है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये जो गुणनखंड है कौन से बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो लिखा गया 3x 7yx प्लस 10y प्लस सर जी 3। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज जा रही होगी। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक कर लो एक बार। बस हड़बड़ी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन एक जैसे है, बाकी सारी चीजें इजी है। बस आपको पता है कि गुणनखंड के रूप में लिया जाएगा, तो बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या है आपको अभी मैंने बताया, उसको अप्लाई करिए और आंसर करिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको देख के आंसर नहीं पता चलेगा, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, बैठे मत रहिए। तो अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। तो कोई भी देखो, मान लो अगर क्लास में मैं 5 पोल पूछ रहा हूँ, तो ट्राई ये करो ना कि पांचों पोल का आपका आंसर आए। एक भी आंसर स्किप क्यों करना है, सारे ही आंसर करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कोशिश करोगे सही करने का, कुछ गलती हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन गलत होगा, सारे तो गलत नहीं होंगे। और गलत भी होंगे तो आज गलत होगा, प्रैक्टिस करके आपकी फिर सही हो जाएगी। तो बस बैठे नहीं रहिएगा, आंसर कीजिएगा, कोशिश करिए। चलिए, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 सेकंड लास्ट। अगर समय और चाहिए तो बता देना माइक ऑन करके। 10 सेकंड और। अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और हो, तो लास्ट 10 सेकंड और रुक जाते हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है इसमें। ठीक है, 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। अब इसको मैं चेक कर रहा हूं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या हुआ है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम आंसर तो सही आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। देखो मैं इसको समझा दूं क्या क्या होगा। सिंपली पहले मैं कोई ऑप्शन को नहीं देख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को गुना कर, मुझे पता है गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। बहुपद निकालने के लिए कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमें गुणनखंड दिया रहेगा, बहुपद बताना हो या बीजीय व्यंजक बताना हो, तो उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक गुणनखंड 3x है ना, ये 3x दिखा, और दूसरा इस ब्रैकेट में लिखा गया है, तो इसको गुना कर दीजिए आप। तो एक पदी का त्रिपदी से गुणन है, तो आप बोलोगे सर 3x को गुना करेंगे पहले 7yx से। चाहो तो आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते हो आंसर, प्रैक्टिस अगर हो गई है तो। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया क्योंकि 3x ही पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 आएगा। और आगे लिखेंगे 3x को गुना करके सर 10y से, फिर 3x प्लस है, 3 के आगे भी प्लस का साइन है, प्लस 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 आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 3x इंटू 3। मैंने क्या किया, इस 3x को पहले इससे गुना किया, फिर 3x को 10y से गुना किया, फिर 3x को 3 से गुना किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको अगर आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 3 को गुना करेंगे 7 से तो 7 गुना 3 21 मिलेगा, और x को गुना करेंगे अगर x से तो x कितना होगा, x इंटू एक्स, एक्स का पावर 2, और ये y अकेला रह जाएगा, ये वाला y। ठीक है, y का कुछ भी घात नहीं आएगा ना, क्योंकि y का पावर एक ही बार y है, पावर एक है तो कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस का साइन लगाया, 3 को गुना करेंगे 10 के साथ तो 3 गुना 10 हो जाएगा 30, और x को गुना करेंगे y के साथ तो x इंटू वाई हो जाएगा xy। फिर प्लस का साइन, 3 3 9 मिलेगा, 3 3 9, और ये x है ना, ये वाला x मिला। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए होगा क्या, देखो ऑप्शन ए में 21y² है, x वाला टर्म तो आया ही नहीं, और यहाँ पर देखो 9x भी नहीं लिखा गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी कुछ बच्चों के आंसर आए थे, अब देखो ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में देखो x का पावर 2 और y का भी पावर 2 लिख दिया गया, जबकि हमारे आंसर में y का पावर तो 1 है ना, पावर 2 नहीं आया। तो आप बोलोगे सर ये गलत है, ये टर्म नहीं आएगा, ये गलत है हमारा। ऑप्शन सी में तो x का पावर कुछ भी नहीं है, x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये भी नहीं होगा, 21xy नहीं होगा, 21x² आया था हमारा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर लिखा गया 21, x का पावर 2, y प्लस 30xy प्लस 9x, जो हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो यही हमारा सही वाला उत्तर होगा। समझ में आया, ऑप्शन डी क्यों होगा, समझ में आया। तो बस ऑप्शन को ध्यान से देखना था आपको, है ना, गुना करना काफी आसान था, हमने काफी पहले सीख रखा है इसको, है ना। चलो, अब ये क्लिक करता है आपका ये कंसेप्ट, तो होमवर्क इससे आपको सेंड किया जाएगा आज के क्लास में। और आज हम लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं, देखो क्या लिखा गया है, फैक्टराइजेशन ही है, गुणनखंड नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेथड बदल गया, अब दूसरा तरीका से हम लोग सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन में रीग्रुपिंग टर्म, पुनः समूहन विधि के द्वारा फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो ग्रुपिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, ग्रुपिंग या समूहन का मतलब ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाना मतलब पेयर बनाना। तो यहां पर हम लोग यही कहते हैं कि जोड़ा बनाने के लिए सीखेंगे। अब क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि क्या हम लोग बातें करते हैं, जोड़ा कैसे बनाते हैं, पेयरिंग की बातें क्या करते हैं। तो अगर समझिएगा, इसके पहले मैं एक टॉपिक बना, कुछ ये समझ लीजिए, इसके पहला जो टॉपिक था हमने देखा सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। अगर हमारे पास कोई एक बहुपद है जिसमें मान लो कुछ टर्म्स हैं, अगर इन टर्म्स में कुछ कॉमन दिख जाएगा, सारे में कुछ कॉमन दिख जाएगा, तब तो हम लोग सार्व गुणनखंड विधि यूज कर लेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सारे में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं, मैं क्वेश्चन से इसको समझाऊंगा। आपके लिए बस ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन में करवाऊं उसको ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करना, नोट कर लेना, साथ के साथ प्रैक्टिस करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा मेरे सॉल्व करने के बाद, क्लास के बाद। जितने भी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा ट्राई करना जरूर करने की, अगर गलती भी होता है तो फिर बाद में उसको फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आप जरूर ट्राई करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपका फास्ट होते जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपली बोला गया 10xy, एक बहुपद लिखा गया है, या फिर कह सकते हो बीजीय व्यंजक लिखा गया है, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। अब मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, ये कौन बताएगा। इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, 4। वेरी गुड। आपको पता सर टर्म क्या होता है, प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, तो यहाँ पर 3 जगह पर प्लस लिखा, तो आप बोलोगे सर एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म 15x हुआ, चौथा टर्म 14y हुआ, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इन चारों में सार्व गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए देखो कुछ चीजें मैं अभी लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी चीजें लिख के आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप इतना लिख कर नहीं करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफी जल्दी कर लोगे। 10xy का आप गुणनखंड करिए, पहले टर्म को, तो आप बोलोगे सर छोटा नंबर है 10, 10 को लिख देंगे 2 गुना 5, है ना, 2 गुना 5 गुना x गुना y। ठीक है, उसके बाद मैं 21 को लिखूं, तो 21 को बोलोगे सर ये भी मुझे पता है, 7 गुना 3 कर देंगे, 7 से 21 होता है, दोनों प्राइम नंबर के रूप में मैंने लिख दिया। 15x को आप अगर लिखोगे तो 15x को लिखोगे 5 गुना 3 गुना x, 5 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, और 14y को आप अगर लिखोगे तो लिखोगे 2 इंटू 7 इंटू वाई, 2 इंटू 7 इंटू वाई। अब मुझे बताइए, आप सभी लोग चैट में काफी अच्छा आंसर दे रहे हो, है ना, सभी लोग कह रहे हो कि 1 होगा कॉमन फैक्टर। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको समझा दे रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है,
अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि सभी में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी ऐसा टर्म है जो मैं सभी में से कॉमन निकाल सकूं, तो आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, मतलब एक ही है, एक के अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक रहा होगा, है ना, एक तो कॉमन रहा ही होगा। तो यहाँ पर आप चेक करो, दो सभी में से निकाल सकते हैं, नहीं, दो सभी का कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब दो सभी का गुणनखंड नहीं है। 21 में देखो दो नहीं आया, 5 भी देखो सभी में नहीं आया है, 21 में 5 कहाँ आया, नहीं आया है। एक्स देखिए 21 में नहीं आया, वाई भी 21 में नहीं आया, मतलब हम कह सकते हैं सर सभी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर एक रहेगा तो हम सिंपली कह देंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो क्लियर हो रहा है ना, कि यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर इन चारों में से एक के अलावा हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। ये सभी को क्लियर है इतना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सार्व गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जोड़ा बनाते हैं। अभी आता है पुनः समूहन विधि, यहाँ पर आता है रीग्रुपिंग मेथड। पेयरिंग बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दो दो टर्म का आप जोड़ा बना लो, चार टर्म थे ना, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। तो आप मुझे क्या करोगे, पहला टर्म और दूसरा टर्म को देख के बताइए, क्या मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं? अगर पहला टर्म और दूसरा टर्म का जोड़ा बना लूं तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा? 10xy और 21 में से कुछ कॉमन निकलेगा? क्या निकलेगा? देखो 10xy और 21 में कुछ कॉमन है, मतलब एक के अलावा बताइए, एक तो निकल ही जाएगा, एक के अलावा कुछ कॉमन है? तो एक तो सभी जगह से निकल जाएगा, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कहोगे सर 10xy और 21 का जोड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहला का जोड़ा बनाने के लिए देता हूँ कि पहला और तीसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या, पहला और तीसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ पर देखो टर्म मैंने लिख रखा है 10xy है यहाँ पर और 15x यहाँ पर है। तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख जाएगा, 5 दोनों का फैक्टर है और 3x, सॉरी x दोनों का फैक्टर है, 5x। देखो जोड़ा बनाने के लिए काफी जल्दी से आप चेक कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, आप सभी को ये दिख रहा है कि 10xy में भी x दिख रहा है, 15x में भी x दिख रहा है। दूसरा चीज कह सकते हो सर 10 में 5 के पहाड़े में भी 10 आता है, 5 इसमें भी फैक्टर होगा, 5 3 15 होगा। तो 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा का जोड़ा बना के चेक करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे और चौथे टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 21 और 14y में। दूसरा टर्म 21 और चौथा टर्म 14y में क्या कॉमन है, 7 दिख जाएगा सर, 7 इसमें भी है, 7 से 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 दोनों में कॉमन निकल सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, समझिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहला टर्म का जोड़ा बनाया तीसरे टर्म के साथ, और दूसरे टर्म को जोड़ा बनाया मैंने चौथे टर्म के साथ, और इनको एक साथ में लिख दूंगा। तो इसको बदलकर पुनर्व्यवस्थित करके, पुनर्समूहन करके, रीग्रुपिंग करके मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अभी बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, बस सिंपली क्या किया है, 15x जो हमारा तीसरा टर्म था, तीसरा टर्म को मैंने दूसरा टर्म बना दिया, और जो हमारा दूसरा टर्म था 21, इसको मैंने तीसरा टर्म बना दिया 21। समझ में आया? बस इसको पुनर्व्यवस्थित किया है, इसी को कहते हैं पुनर्समूहन, रीग्रुपिंग। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? अब ऐसा करने का मकसद क्या था, क्या रीजन था, ताकि ये दोनों टर्म जो मैंने बोला था ना कि कॉमन, ये दोनों में से कॉमन है, तो इनको एक साथ लिख लिया बस, है ना, और 21 और 14y को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जाकर सभी टर्म को आप सभी को क्या करोगे, इन सभी का गुणनखंड करके लिखोगे हर एक टर्म का। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज लिखी रखी है ना, ये सारा चीज यहाँ पर लिख रखा है, इसी को आपको लिखना है सारे टर्म को, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर से, है ना, सारी चीजें मिटाकर फिर से मैं गुणनखंड करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहला टर्म हमारे पास 10xy है, तो पहले टर्म को आप अगर ब्रेक करोगे, गुणनखंड करके करके लिखोगे, तो फिर से मैं कर देता हूँ, 10 को लिखोगे 2 × 5 × x × y। ठीक है, जो पहला टर्म अब दिख रहा है। दूसरा टर्म हमारे पास 15x, तो 15x को आप लिख दोगे प्लस के बाद 3 × 5, है ना, 3 × 5 x। क्लियर है? 15x को लिख दिया 3 × 5 × x। अभी किया था 21 को क्या लिखोगे, 3 × 7, या फिर 7 × 3। तो आप लिख दो यहाँ पर 7 × 3, या 3 × 7 भी लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, इस 14y को क्या लिखोगे, 14y को लिख सकते हैं 7 × 2। ठीक है, 7
इंटू टू इंटू वाई। यहां तक समझ में आया? देखो यहां पर थोड़ा चीज ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि प्लस के साइन के द्वारा ही टर्म अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये टर्म अलग अलग होंगे। यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा टर्म है, ये हमारे पास तीसरा टर्म है, और ये हमारे पास चौथा टर्म है। मैं सभी का नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, एक दो, ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक दो तीन चार टर्म है, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और होगा इरफान, आपने सही सही सॉल्व किया है, एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है, चलो इसको सीखते हैं। अब मुझे बताइए पहला दूसरा टर्म में से, सिर्फ मैंने पहला दूसरा टर्म को मैं बोल रहा हूँ, सारे में से नहीं कह रहा हूँ, पहला और दूसरा टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? अभी हमने देखा था क्या कॉमन निकलेगा, इसीलिए तो हमने साथ लिखा ना कि इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे। देखो पांच इसमें भी है, पांच इसका भी एक गुणनखंड है, एक्स इसका भी गुणनखंड है, और एक्स इसका भी गुणनखंड है। तो 5x को कॉमन निकाल लेंगे, सिर्फ पांच को नहीं, पांच और एक्स को, और पांच और एक्स को कॉमन निकालने का मतलब 5x को गुना कर देंगे। तो पहला और दूसरा टर्म में से हमने 5x को कॉमन निकाल दिया। तो जैसे ही 5x को कॉमन निकालोगे, बस पहला टर्म को देख के बताइए, पहले टर्म में से आपने अगर 5x को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? पहला टर्म में से आपने 5x को कॉमन निकाल दिया तो ये वाला टू दिख रहा है ना, टू और वाई, तो दो और वाई बच जाएगा। तो दो और वाई कहने का मतलब टू वाई, इनको गुना कर देंगे, टू वाई, दो कॉमा वाई, देखो ऐसे मत लिखना, टू टू वाई, टू और वाई बचने का मतलब टू इंटू वाई, और ये दो वाई बच जाएगा, ठीक है, टू वाई बचेगा। फिर प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। दूसरे टर्म में से आपने अगर 5x को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? देखो लिखा गया है 3 गुना 5 गुना एक्स, 5x को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा 3, हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना। 2y+3 बचा। इसके आगे देखिए, अब मैंने पहले दो टर्म को तो कर लिया, अब तीसरे और चौथे टर्म को देखिए। मुझे बताइए तीसरा और चौथा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तीसरा टर्म और चौथा टर्म, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप बोलोगे, एक सेकंड, है ना, तो इस बार आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, सात इसमें भी है और सात यहाँ भी है, सात दोनों में दिख रहा है, तो सात को कॉमन ले लीजिए इस बार, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने क्या किया, तीसरे और चौथे टर्म में से सात को कॉमन लिया। तो जब ऐसा किया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका तीन, तीसरे टर्म में आपका तीन बच जाएगा, और चौथे टर्म में क्या बचेगा, सात को आपने अगर कॉमन निकाले तो 2 गुना वाई, है ना, तो बचेगा 2y, 3+2y बचा। अब देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 5x को 5x लिख दे रहा हूँ, 2y+3 को मैं 2y+3 लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस का साइन लगाया, 7 लगाया। 3+2y को मैं 2y+3 लिख सकता हूँ क्या? ये सही है? अब मैं चाहूँ तो ये समझिएगा, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है अगर आपका, तो ये समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2+3, तो इसको आप लिख सकते हो ना 3+2, दोनों 5 आएगा। a+b को मैंने सिखा रखा है, b+a भी लिख सकते हैं। तो 3+2y को मैं 2y+3 लिख देता हूँ। अब मुझे देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है बड़ा सा, ये प्लस का साइन रेड वाला। अब इस प्लस के बाएं तरफ इस वाले को हम कह रहे हैं सर ये पूरा एक टर्म हो गया, और ये हमारा पूरा दूसरा टर्म हो गया। तो अब जो हमारा पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई भी गुणनखंड ऐसा है जो दोनों जगह पर है? हाँ, तो आप बोलोगे सर 2y+3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 2y+3 यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब इन दोनों में गुणनखंड कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो ना सर, ये क्या है, इसको समझिए, 5x × 2y+3 है ये। दूसरा वाला टर्म क्या है, 7 × 2y+3 है। तो 2y+3 इसमें भी गुना है, 2y+3 इसमें भी गुना है, तो वो कॉमन फैक्टर है, तो 2y+3 को कॉमन निकाल देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2y+3 को कॉमन निकाल देंगे, और 2y+3 को अगर कॉमन निकाल, अब समझिएगा जो पहला टर्म है आपका, उसमें से आपने अगर 2y+3 को कॉमन निकाल दिया तो ये वाला बच जाएगा ना 5x, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x, प्लस में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर 2y+3 को कॉमन निकाला तो ये वाला बच जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x+7। क्लियर? तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ पहले, ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ताकि आपको सोल्यूशन भी साफ दिखता रहे, है ना। तो ये बस समझाने के लिए ये सारी चीजें मैं लिख रहा था, ठीक है, तो ये सारी चीज नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया, डाउट नहीं है, ठीक है।
तो सारे टर्म को मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मुझे देखा 10xy और 15x में से कुछ कॉमन था, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया। देखो एक साथ लिखा। 21 और 14y मुझे साथ दिख रहा था कॉमन, तो इसको एक साथ लिख दिया। सभी टर्म को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया। अब पहला टर्म और दूसरे टर्म में से इन जोड़े में से कुछ कॉमन निकाला, फिर इस जोड़े में से कुछ कॉमन निकाला। सही जोड़ा बनाना जरूरी है। अब जैसे ही कॉमन निकालोगे उसके बाद मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो 2y+3 था, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल दिया। तो 2y+3 जैसे ही कॉमन निकाला तो बच गया ये 5x+7। अब देखो मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर चार टर्म लिखे गए थे, इसको मैंने गुना के रूप में लिख दिया ना। आप बोलोगे सर एक गुणनखंड मेरा ये वाला पूरा आया 2y+3 और दूसरा गुणनखंड ये हुआ, तो हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया क्या, बताइए। यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिया, फैक्टर्स कर दिया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन से ये नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन की पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करने की जरूर कोशिश करना। ठीक है, खुद से आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताना है, यहाँ पर मान लो आपको, आपने आंसर अगर ऐसे सॉल्व करके छोड़ दिया ना तो आपका नंबर तो पूरा मिल जाएगा। अगर ये सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखे तो फिर क्या करेंगे। देखो थोड़ा सा ऑप्शन को बदलकर भी कई बार बोला जाता, लिखा जाता है। 2y+3 को 3+2y लिख देगा, और 5x+7 को 7+5x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, दोनों ही सही होगा, ये भी सही है और ये भी सही है, बस गुणनखंड आपको देखना है कि सेम होने चाहिए। समझ में आया। 2x+3 लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 2x नहीं आया ना, ऐसे आप अगर लिख दोगे 5y+7 तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 2x नहीं आ रहा है, हमारे 2y आ रहा है और 5x आ रहा है। ठीक है, तो ये मत करना, बाकी ये ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 2xy+2y+3x+3, है ना। कितने टर्म है, पदों की संख्या बता दो पहले तो, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। तो पदों की संख्या तो साफ दिख रही है सर, यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन 3 बार आया, तो 1 2 3, तो टोटल 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। अब 4 टर्म है तो चारों में कुछ कॉमन है क्या, अगर चारों में कुछ कॉमन रहेगा तो 7 गुणनखंड लगा देंगे, कॉमन फैक्टर लगा लेंगे। लेकिन अब चेक कर लो ना, सारे में कुछ कॉमन है। देखो आप ऐसा ही चेक कर लो, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, सभी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें सबसे छोटा वाला टर्म ले लो, तो आपको सबसे छोटा टर्म 3 दिख रहा है ना, 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। तो 3 सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, देखो इसमें से तो 3 निकल जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से 3 नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 3 यहाँ से भी नहीं निकलेगा। तो बस इतना ही समझ में आ गया कि सारे में से तो सर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा निशान आंसर भी आ गया इरफान का, वेरी गुड। चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर हम कह सकते हैं सर सार गुणनखंड कितना है, एक है। या रफली कई बार मैं भी बोल दूंगा कि इसमें सर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं रहने का मतलब एक गुणनखंड कॉमन, एक कॉमन है। ठीक है, अब एक कॉमन है तो क्या करें, रीग्रुपिंग करेंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे, पेयरिंग बनाते। ठीक है, पेयर बनाते। मुझे बताओ पहला टर्म का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं, पहले टर्म का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर पहले में भी टू टू दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरे में भी 2 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ना पहला टर्म और दूसरे टर्म को ही सर आप जोड़ा बना लो, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा, जोड़ा बन जाएगा इन दोनों का। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ सर इस 3x का जोड़ा बना लेना इस 3 के साथ, तो इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको ट्राई करके देखते हैं। जो मैंने बोला इसको करते हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों को एक साथ लिखा ही गया था, तो 2xy+2y। ठीक है, प्लस 3x+3, ये दोनों एक साथ लिखाए गए हैं, तो 3x+3। तो भाई यहाँ पर क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाएगा। तो यहाँ पर आप बोल दो सर क्या करेंगे, सारे टर्म को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2xy को आप सीधे समझ सकते हो सर 2 × x × y। ठीक है, या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे प्राइम नंबर ही है, तो मैं इसको ऐसे ही सीधे कर रहा हूँ। ठीक है, समझिए 2xy और 2y में क्या कॉमन है, 2xy और 2y में क्या कॉमन है, 2xy और 2y में क्या कॉमन है, 2y। आप बोलोगे सर 2 यहां पर भी दिख रहा है
और 2 इसमें भी दिख रहा है, y इसमें भी दिख रहा है और y यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 2y कॉमन निकाल सकते हैं ना पूरा। तो पहले और दूसरे टर्म में से आप बोलोगे सर ये हमारा पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म, तो पहला और दूसरा टर्म में से हमने 2y को कॉमन निकाला, तो यहां से हमने निकाला 2y को कॉमन। तो 2y को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले टर्म में से आपने अगर 2y को निकाल दिया, देखो था 2xy था, आपने 2y कॉमन निकाला तो ये वाला x बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे x। फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब सवाल उठता है कि 2y में से आपने अगर 2y को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 2y में से आपने अगर 2y को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 1। वेरी गुड। चलो इसको समझते हैं कैसे होगा। देखो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। 2xy में से आपने क्या कॉमन निकाला, 2y को कॉमन निकाला। अगर पहले वाले टर्म को देखिए, 2xy में से अगर आपने 2y को कॉमन निकाला तो 2y से भाग दे दीजिए, तो आपको मिलेगा y से y कटेगा, ये सर 2 से 2 कटेगा और ये x बचा ना, तो x यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, x बचा। अब आप बोलो सर 2y में से 2y कॉमन निकाल रहे हैं, 2y में से 2y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 में 5 से भाग दे दोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 से कम 5। तो 2y में से 2y को आप काटोगे तो मिल जाएगा 1। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये सीख लिया कि अगर हम पूरे टर्म को कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ लो कि 2y को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है, वेरी गुड, चैट में आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो 2y को ऐसे लिख सकते थे क्या, 2y इंटू 1 लिख सकते हैं ना। अब इस 2y इंटू 1 में से आपने अगर 2y को कॉमन निकाला तो ये 1 बच जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर यहाँ पर 1 बचा। तो इतना नहीं करना, सीधे हमें याद रखना है कि अगर पूरे टर्म को आप जब भी कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, ठीक है, जीरो मत करना, ठीक है। अब आप देखो सर तीसरे टर्म को और चौथे टर्म को, यहाँ पर मुझे दिखना है तीसरा टर्म को और चौथे टर्म, इसमें क्या कॉमन है, तीसरे टर्म और चौथे टर्म में क्या कॉमन है, 3। बोलोगे सर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, तीसरे टर्म में से 3 को निकाला तो x बच रहा है, ये वाला है ना, x बचेगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, इस 3 को मैंने पूरा निकाल लिया, चौथा टर्म क्या था, 3 था, 3 में से 3 को बाहर निकाल दिया तो 1 बचेगा, 3 में से 3 को बाहर निकाला तो 1 बच जाएगा। तो हमने क्या सीखा, किसी भी टर्म को आप पूरा जब कॉमन निकाल लेते हो तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे 2 टर्म दिख रहे हैं अलग अलग, एक टर्म ये पूरा दिख रहा है और एक टर्म ये पूरा दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहे हैं प्लस के द्वारा, ये दोनों आपस में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कुछ कॉमन होगा, चेक करो आप लोग, कुछ कॉमन है। तो ये देखो लिखा गया है 2y इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसा लिखो 2y इंटू एक्स प्लस 1 है, लिखा हुआ है पहला टर्म, और अगला टर्म लिखा गया है 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपको सर एक्स प्लस 1 इसमें भी है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है, गुणनखंड, तो कॉमन निकाल दीजिए। तो इसे एक्स प्लस 1 को आप कॉमन निकाल दोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक्स प्लस 1 को जैसे ही कॉमन निकाला तो बच जाएगा 2y प्लस 3, तो यहाँ लिख दोगे 2y प्लस 3। क्लियर, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सही जोड़ा बनाया, बस सीखना आपको यही कि सही जोड़ा कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमने बस इतना किया, एक्स प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाला, एक्स प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाला, तो पहले टर्म में से अगर आपने एक्स प्लस 1 को निकाला 2y बचा, दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर एक्स प्लस 1 को निकाला तो ये 3 बचा, तो ये दिख रहा है 2y प्लस 3। तो 2 गुणनखंड दिख गए हमें, 2 फैक्टर दिख गए, एक फैक्टर दिखा मुझे एक्स प्लस 1, एक फैक्टर मुझे दिखा 2y प्लस 3, ठीक है। या तो आंसर ऐसे लिखा रहेगा, या तो आंसर ऐसे भी लिख सकता है 2y प्लस 3 लिख दिया आगे और एक्स प्लस 1 को लिख देगा बाद में, वही फैक्टर है ना, 3 गुना 5 लिखो चाहे 5 गुना 3 लिखो, क्लियर है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो फिर से मैं सेम चीज कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, खुद से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है mx प्लस ny प्लस my प्लस nx, इजी है ये वाला, mx प्लस ny प्लस my प्लस nx, फिर से 4 टर्म है, इतना तो क्लियर है सभी को, 4 टर्म है, चारों में कुछ कॉमन निकल रहा है, एक के अलावा, एक के अलावा कुछ 4 गुणनखंड है क्या, एक के अलावा कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है।
इन चारों में से हम एक के अलावा कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? चारों में से नहीं, इन चारों में से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई कर लो आप लोग। एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन एक्स। अच्छा, आंसर भी आ गया है इरफान का, वेरी गुड। और बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, चारों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है हमें, है ना? अच्छा, कैसे चेक किया चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है? एम एक्स को आप देखो कि सर एम इंटू एक्स लिखा गया, यहाँ पर एन इंटू वाई लिखा गया, यहाँ एम इंटू वाई है, ये एन इंटू एक्स है। एम चारों में नहीं है ना? यहाँ पर देखो एम नहीं है, यहाँ पर एन नहीं है, एक्स चारों में नहीं है ना? तो हम सभी जगह से देख रहे हैं कि चारों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम क्या करें, जोड़ा बनाएंगे, हाँ कॉमन पेयर बनाएंगे। तो एक जैसा टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो मुझे बताइए एम एक्स के साथ मैं किसके लिखूं? देखो एम वाले को एक साथ आप ट्राई कर लो कि एम वाले को एक साथ लिख दे। एम एक्स को हम एम वाई के साथ लिख देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। एम एक्स और एम वाई का जोड़ा बना लेते हैं, और एन वाई का जोड़ा एन एक्स के साथ बना लेते हैं। तो एन वाले को एक साथ लिख देंगे, एम वाले को एक साथ, और एन वाले को एक साथ, है ना? तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, एम एक्स पहला टर्म का जोड़ा मैंने बनाया तीसरे टर्म के साथ, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, प्लस अब मैं क्या करूँ, दूसरे टर्म का जोड़ा मैंने बनाया चौथे टर्म के साथ, तो यहां पर लिख देंगे एन वाई प्लस एन एक्स। हाँ, पेयर कर लेंगे, वेरी गुड। ठीक है, एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वाई प्लस एन एक्स। अच्छा दोस्तों, आपने लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दो बार एक्स प्लस वाई नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ इसको। अब आप देखो यहाँ से पहला टर्म क्या बन गया, ये समझिएगा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये पहला टर्म है, और ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, और ये हमारा चौथा टर्म है। तो पहला और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है? साफ दिख रहा है हमें तो। बोलो कि सर एम इसमें भी है, एम दोनों जगह पर है ना? तो एम दोनों में दिख रहा है, एम इसका भी गुणनखंड है, एम इसका भी गुणनखंड है। तो एम को कॉमन निकाल देंगे, हाँ दूसरा का अब आंसर सही हो गया, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो एम को आप कॉमन निकाल दो, पहले टर्म और दूसरे टर्म में से। तो पहले टर्म में से आपने अगर एम को कॉमन निकाला तो एक्स बच जाएगा, ये वाला यहाँ पर लिख दोगे एक्स। फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। दूसरे टर्म में से अगर आपने एम को कॉमन निकाल दिया, एम वाई था, एम को निकाल दिया तो वाई बच जाएगा, यहाँ पर वाई लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब तीसरे टर्म को देखो और चौथे टर्म को देखो, तो तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है? तो तीसरे और चौथे टर्म में देखो एन वाला है ना दोनों, तो एन कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। तो इन दोनों में से आप एन को कॉमन निकाल दीजिए, तो एन को कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या यहाँ पर, तीसरे में से अगर एन को निकाला तो वाई बचेगा, और चौथे में से अगर आपने एन को निकाला तो एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर ले रहा हूँ। अब चाहो तो ये वाला स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एन इंटू वाई प्लस एक्स को मैं बस एक्स प्लस वाई लिख दे रहा हूँ ताकि एक जैसा दिखे। ठीक है, एन, कोई डाउट है क्या? कुछ बच्चे एन लिख रहे हो, कोई डाउट है? एन क्यू, अच्छा एन कॉमन, ठीक है एन कॉमन है तो ठीक है। हाँ, तो एन को कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वाई बचा। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो सर हमें अब दिख रहा है सर एक प्लस, है ना, ये प्लस हुआ, और मुझे एक टर्म ये वाला दिख रहा है, ये पूरा एक टर्म हो गया, और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन, पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो अब जो पहला टर्म है वो दिख रहा है सर एम इंटू एक्स प्लस वाई, और जो दूसरा टर्म है वो है एन इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है। अच्छा, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। ये चलो क्या करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो। देखो डाउट पूछने के लिए कभी नो सर एम कॉम, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई को कॉमन निकाल दोगे तो पहले टर्म, अब यहाँ पर पहला टर्म हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समझिएगा। पहला टर्म हमारा ये वाला पूरा है और दूसरा टर्म ये पूरा है। तो एक्स प्लस वाई को आप जैसे कॉमन निकालोगे इन दोनों में से, तो पहला टर्म में से अगर आपने एक्स प्लस वाई को निकाला तो बच जाएगा यही वाला बस एम, है ना? तो यहाँ पर देखोगे एम,
फिर प्लस, यहाँ पर बच जाएगा n, x प्लस वाई को कॉमन निकाल दिया तो m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया x प्लस वाई इंटू एम प्लस n। समझ में आया? तो मैं कुछ चीजें यहाँ मिटा दे रहा हूँ जो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ये सारी चीजें बस समझाने के लिए लिखा जाता है। तो इस टाइप से आप इस पूरे को सॉल्व करोगे। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। देखो यहाँ पर एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाय सर। अच्छा अभी रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ, मतलब थोड़ी देर और रुक जाओ। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर लेते हैं। ये तो हो गया, या फिर आप घर पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, एम एक्स को अगर मैं एन एक्स को के साथ जोड़ा बना लूं, अभी क्या किया था, एम वाले को एक साथ लिखा था, अगर मैं एक्स वाले को एक साथ लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं ना सर, एम एक्स प्लस एन एक्स, इसको एक साथ लिख दिया, और वाई वाले को एक साथ लिख दो, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा एन वाई प्लस एम वाई। ऐसा दिख रहा है? मैंने पहला और चौथे को जोड़ा बनाया और दूसरे और तीसरे को जोड़ा बनाया। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर से सीखिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स पहले में भी है और दूसरे में भी एक्स है, तो इस बार एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा एम प्लस एन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, दूसरे और तीसरे में से आप y को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस y को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बचेगा m प्लस एम। तो आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आप बोलोगे सर x इंटू एम प्लस एन प्लस वाई इंटू एम प्लस एन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर m प्लस एन को कॉमन निकाल सकते हैं, m प्लस एन यहाँ भी है, m प्लस एन यहाँ भी है, तो m प्लस एन को जैसे ही कॉमन निकाला तो ये बचेगा x प्लस वाई, ये x और ये y। समझ में आया? तो फिर से वही दोनों फैक्टर दिख रहे हैं, m प्लस एन और x प्लस वाई। तो बस सही जोड़ा बनाना होगा हमें। ठीक है, देखो इस पे हमने कोई भी पोल नहीं किया आज, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले सुन लीजिए सारी चीजें। नेक्स्ट क्लास में आने के पहले सभी लोग ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि जब मैं पोल पूछूं तो सभी का आंसर सही हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक पे उतना कमांड होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और हाँ, जा सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, होमवर्क में इसके पहले वाले टॉपिक का सेंड कर दूंगा, कॉमन फैक्टर वाला। ठीक है, चलिए, ठीक है।